वेलकम बैक टू बीपीएससी गुरुकुल। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि एक ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की। साथ ही हम एक सब्जेक्ट और लेकर चल रहे हैं पॉलिटी, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम सिलेबस को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कवर नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम इसको थोड़ा अलग पैटर्न में लेकर चलेंगे। हम सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जो टॉपिक्स थोड़े इजी होंगे लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम पहले कवर अप करेंगे। उस तरीके से सिलेबस हम पूरा कवर करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट मॉड्यूल से हम उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है वो सबसे इजी, अगर आप बात करें यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस एग्जाम्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें से वेटेज काफी अच्छी बनती है लेकिन सबसे इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक जो है वो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सबसे पहली बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी भारत के संविधान में दिया कहा गया है, कहां पर मेंशन्ड है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 36 टू 51। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। अब सवाल आता है कि डीपीएसपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका पर्पस क्या है, इसे क्यों दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर? पहले तो आर्टिकल आप देखिए 36 टू 51, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उनको मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट कहां तक है? पार्ट 3। दिस इज पार्ट 4। ठीक है, फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल 12 टू 35, इनके जस्ट बाद जो मेंशन किया गया है 36 टू 51 पार्ट 4 में, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी किस लिए है, तो ये क्वेश्चन सही होगा। अगर एक वर्ड में हमें इसे डिफाइन करना है, अगर एक वर्ड में इसको याद रखना है, तो हम लिख सकते हैं वेलफेयर स्टेट। अब ये क्यों बोला? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो नॉट लेजिस्लेटिव स्टेट, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं है। 140 करोड़ आबादी, सिर्फ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से काम तो नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना है जो विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। हमें उस गरीब, पिछड़े, उस हर व्यक्ति को, समाज के उस हर एक व्यक्ति को उस धारा से जोड़ना है, उनका वेलफेयर करना है, कल्याण करना है। और उसके लिए बिना वेलफेयर स्टेट के कंस्ट्रक्शन के कभी भी प्रोग्रेसिव चीजों पे जो है कंट्री नहीं जा सकती है, तरक्की के मायनों को नहीं अचीव कर सकती है। इसी वेलफेयर को अचीव करने के लिए पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में क्या दिया हुआ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यहां तक क्लियर है? तो पहला शब्द डीपीएसपी, पार्ट 4, आर्टिकल 36 से 51, बेसिक मतलब वेलफेयर स्टेट। अब इस पूरे डीपीएसपी में सबसे बड़ा अंतर फंडामेंटल राइट के कंपैरिजन में अगर है तो वो ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये क्या है? नॉन जस्टिफिएबल है।
अब आप कमेंट करके बताइए कि नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जस्टिसिएबल? या फिर कोई एक चीज जहां पर आपने पढ़ा हो कि जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जस्टिसिएबल जो वर्ड है, ध्यान से देखेंगे, इस चीज को ध्यान से समझना है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ते टाइम पे आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है, यानी इनको एनफोर्स कराने के लिए जब भी कोई चीज जस्टिसिएबल होगी, जब भी कोई भी लॉ, कोई भी पर्टिकुलर चीज जस्टिसिएबल होगी तो उसको एनफोर्स कराया जा सकता है। दे आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। जस्टिसिएबल मतलब एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर हम कह रहे हैं डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है तो हम क्या कहेंगे? नॉन एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इनको कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ? आर्टिकल 36 to 51 पार्ट 4 एंड these articles are these DPSPs आर नॉन जस्टिसिएबल, मतलब कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं करा सकती है। तो क्या इनकी एनफोर्सिएबिलिटी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। दे माइट नॉट बी जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट दे आर जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ पीपल। क्योंकि अगर जनता का वेलफेयर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये है ही वेलफेयर के लिए और अगर जनता का वेलफेयर ही नहीं होगा तो हर 5 साल में जब चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट आएगी तो क्या क्या बोलेगी? और जनता जब हिसाब करेगी कि इन 5 साल में क्या वेलफेयर हुआ, तो ये नॉन जस्टिसिएबल होते हुए भी इसकी इंपॉर्टेंस कहीं भी फंडामेंटल राइट से कम नहीं है। और जब हम डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 37 पढ़ते हैं, आर्टिकल 37 ऑफ डीपीएसपी, आर्टिकल 37 ऑफ डीपीएसपी, देखो डीपीएसपी ये जो एग्जैक्ट आर्टिकल्स हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, बेयर एक्ट जिनको बोलते हैं, पीएम बख्शी की एक बुक आती है, उनमें से आप रेफरेंस के लिए उनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 37 डीपीएसपी में क्या दिया गया है? Article 37, application of the principle contained in this part. Which part? Part number 4, यानी DPSP. The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court. कोर्ट में जाकर हम इसके प्रोविजंस को एनफोर्स नहीं करा सकते, बट द प्रिंसिपल देयरइन लेड डाउन आर नॉट वर्थलेस। लेकिन इसमें दिए गए प्रिंसिपल्स जो डीपीएसपी है, इसमें दिए गए प्रिंसिपल आर नेवरदलेस फंडामेंटल राइट्स, नेवरदलेस फंडामेंटल राइट्स in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. समझ रहे हैं? They are fundamental in the governance of the country. और स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है, स्टेट को जिम्मेदारी दी गई है पार्ट 4 में कि इसके इन्फोर्स, ये भले ही नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, हमने इसको नॉन जस्टिसिएबल रखा है, इसका रीजन है जो हम देखेंगे क्लास में, लेकिन नॉन जस्टिसिएबल नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रखो कि स्टेट को इसे कानून बना के इन्फोर्स करना है, ये स्टेट को, स्टेट के लिए ये चीज मेंशन की गई है। आर्टिकल 37 कह रहा है कि ठीक है, हमें पता है कि नॉन जस्टिसिएबल है, हमने इसे नॉन जस्टिसिएबल रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा है, लेकिन हमारे नॉन जस्टिसिएबल रखने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको एनफोर्स नहीं करेंगे।
ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब स्टेट को लॉ बनाकर इसको इन्फोर्स करना है। अब स्टेट पीएससी में इसके लिए एक टर्म यूज होती है, वो टर्म क्या होती है? ग्रैनवेल ऑस्टिन ने इसको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को टुगेदर, डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स को एक साथ कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। अगर मैं कहूं कि डेवलपमेंट के और वेलफेयर की, जो डेवलपमेंट और वेलफेयर है वो एक मोटर बाइक के दो टायर्स हैं, ठीक है। देखो इसको अच्छे से समझो। अगर हम कहें डेवलपमेंट की, वेलफेयर की, जो मोटरसाइकिल के दो व्हील्स हैं जिसमें इंडिया का हर पर्सन, हर नागरिक बैठकर अगर डेवलपमेंट के पाथ पर आगे जाना चाहता है तो उसका फर्स्ट व्हील जो होगा वो होगा फंडामेंटल राइट और दूसरा होगा डीपीएसपी। और मोटर बाइक में ये डिसाइड करना कि कौन सा ज्यादा व्हील ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा इम्पॉसिबल ही रहेगा। आगे वाला निकाल देंगे तब भी नहीं चलेगी गाड़ी, पीछे वाला हटा देंगे तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो ज्यादा जरूरी कौन सा है, ये तय करना पॉसिबल ही नहीं है। यही अप्लाई होता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे। हम दोनों में से नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डिबेट आता है कि आपके सामने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हो तो किसको इंपॉर्टेंस देनी है, इसका भी हम आंसर देखेंगे आगे। कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो हमने देखा 31 to 51 असाइन है। ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है। अब सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है इसको समझते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का जो हमने देखा, फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या स्टैब्लिश करेंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्या स्टैब्लिश करेंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं। सेकंड पॉइंट, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, ये हम समझ चुके हैं। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है, एंड दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल नंबर 37 में। आर्टिकल नंबर 37 में कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री है और ये अपने आप में सरकार के मोरल कंपास की तरह एक्ट करते हैं। एक्ट as the moral compass for policy formation for state, ठीक है। कोई भी जो पॉलिसीज बनेंगी उनका मोरल ग्राउंड क्या होगा, डीपीएसपी, दैट इज मोरल कंपास फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं moral compass for the policy formation, ठीक है। moral compass to the policy formation।
फंडामेंटल टू द गवर्नेंस को भी मेंशन कीजिए। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट इसमें और आता है, एक मेन पॉइंट क्या आता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, संविधान के बहुत सारे फीचर्स को वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, वेरियस टाइम टेस्टेड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो डीपीएसपी इसको कहां से हमने लिया है? डीपीएसपी को हमने कहां से लिया है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो लिया गया है वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं हम। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया एक बेहतरीन फीचर जिसका मकसद है वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना, जनता का उत्थान करना है, जो कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ऑल्दो नॉन जस्टिशिएबल है लेकिन फंडामेंटल है टू द गवर्नेंस। ठीक है, इसी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्रिस्टल क्लियरिटी मिली है? कोई डाउट है तो आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो वह एड्रेस किया जाएगा। अब कुछ फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी के बारे में हम लोग जानते हैं। उससे पहले आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं उसके पहले। आई होप ये नोट हो चुका है, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार आर्टिकल 36 क्या कहता है। डिफाइंस द स्टेट ठीक है, ये क्या कहता है कि जैसा फंडामेंटल राइट्स में, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, सेम स्टेट की डेफिनेशन हमारे पास यहां भी है। जो स्टेट फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइन किया गया है, 36 आर्टिकल कहता है कि डेफिनेशन जो है वो स्टेट की वो बिल्कुल सेम है एज पर द आर्टिकल 12 mentioned in part 3 of the constitution, that is a part of fundamental rights, article number 12। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 37 वो हमने देखा, आर्टिकल नंबर 37 हमने देखा जो देता है कि फंडामेंटल टू द गवर्नेंस है। आर्टिकल 38 टू 51 जो है वो इनैमोरेट वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये किस में है? आर्टिकल नंबर 38 टू 51 तक जो मेंशन है वो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में मेंशन किया गया है। यहां तक क्लियर है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को देखते ही ऐसा लगता है कि ये कहीं और भी तो नहीं पाए जाते हैं? और इसका आंसर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये एक रिवीजन के पर्पज से आप देख सकते हैं उस फैक्ट को। भारत के संविधान में 200 से 250 आर्टिकल एज इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। ये सब शायद आपको पता होगा अगर आपने रीडिंग की है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक फीचर था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कुछ वैसा ही है। यहां तक क्लियर है? अब सवाल है, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डीपीएसपी जो है वो 3 तरीके के होते हैं। डीपीएसपी 3 तरीके के होते हैं, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है सोशलिस्टिक। सेकंड है गांधीयन विचारधारा से प्रेरित। और थर्ड हमारा जो होता है वो होता है वेस्टर्न लिबरल। सोशलिस्टिक, गांधीयन और वेस्टर्न लिबरल। तब सवाल आता है कि क्या ये क्लासिफिकेशन संविधान ने करके दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने करके दिया है? क्या ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने करके दिया है या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने करके दिया है, या फिर हमने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर लिया है? तो सवाल है, ये संविधान ने करके नहीं दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें नहीं देता है। डीपीएसपी को एनालाइज करने में पता चलता है कि ये सोशलिस्टिक, गांधीयन और वेस्टर्न लिबरल तरीके से क्लासिफाइड हो सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके की चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो क्या ये हमें याद रखना है कि कौन से प्रिंसिपल वेस्टर्न लिबरल है, कौन से प्रिंसिपल गांधीयन है, कौन से प्रिंसिपल सोशलिस्टिक है? तो उसको याद रखना पड़ेगा। डीपीएसपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं यानी यू मस्ट बी अवेयर कि आपको पढ़ने से दिखेगा कि ये वेस्टर्न लिबरल टाइप का है, ये समाजवाद विचारधारा से रिलेटेड है, ये गांधीयन विचारधारा से रिलेटेड है, या फिर ये सोशलिस्टिक विचारधारा से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, उसको अपनी तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम देखें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को, अगर हम बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की, तो अगर हम देखते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को, these principles promote economic and social justice. Economic and social justice. Purpose है welfare of the people and minimize inequalities, ensure adequate livelihood, equal wealth distribution. Article 39A, अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कौन से आर्टिकल याद रखने हैं, कौन से आर्टिकल याद रखने हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखना। अगर बात करें कि किसी चैप्टर के आर्टिकल याद करने की बात है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसके आर्टिकल्स को आपको अच्छे से याद रखना है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द पॉलिटी, जो सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इनके आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके आर्टिकल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्लियर है? डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब आर्टिकल 39A की बात करते हैं। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये कब ऐड हुआ है? ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है। 42nd अमेंडमेंट में ये ऐड हुआ है। अब आगे आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 41 to 43A, राइट टू वर्क। 41 to 43A, 41 to 43A।
अब गांधी प्रिंसिपल क्या है? रिफ्लेक्ट करते हैं महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज को। विलेज इकोनॉमी और सेल्फ रिलायंस की बात करते थे। आर्टिकल 40 सबसे इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ये मेंशन किया गया है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 43 और 43B, ये प्रमोट करता है कॉटेज इंडस्ट्रीज को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करता है। क्लियर? 46 टू 48, 43 टू ये आपका आ जाता है 43 टू 43B। उसके बाद आपका आता है इसमें 46 टू 48। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो सोशलिस्टिक होंगे, उसमें आपका आता है आर्टिकल 44, 45, आर्टिकल नंबर 44, 45, इसमें 44 नहीं है, इसमें 45 आर्टिकल भी नहीं है, 48A एंड उसके बाद आता है 49 टू 51, आर्टिकल नंबर 49 टू 51। इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो सोशलिस्टिक भी होंगे और गांधीयन भी होंगे, तो आपको याद रखना होगा कि कौन से प्रिंसिपल मोर देन वन कैटेगरी में आते हैं, सोशलिस्टिक में भी आते हैं और गांधीयन में भी आते हैं, तो ये आपको रिवीजन से ही याद रखना होगा। देन दे आर लिबरल प्रिंसिपल्स इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड मॉडर्न गवर्नेंस आइडियोलॉजीज। वेस्टर्न लिबरल को वेस्टर्न लिबरल क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में दिया गया है। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है। तो ये क्लियर हुआ कि 3 तरीके के प्रिंसिपल है। एक बार इन आर्टिकल्स को खुद से एक बार देख लेना है आपको, नहीं तो आर्टिकल्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम लोग रखेंगे जिसमें इन सबको डिटेल में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी बात कर लेते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की और उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं। ये यहाँ मैंने मेंशन किया है क्योंकि बेयर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जिस तरीके से मेंशन किया गया है वो हो सकता है उतना इजी नहीं हो समझने में। सबसे पहले प्रमोट करता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में कौन से प्रिंसिपल्स आएंगे जो प्रमोट करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को, और जिनका एम क्या होगा, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, कि सब बराबर है, अगर इनइक्वालिटीज है तो उनको इक्वल करना। आर्टिकल 38 हमें कहता है, क्या बताता है, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। आर्टिकल 39 में मेंशन किया गया है, ये इंश्योर करता है एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल पे। इसके अकॉर्डिंग सब लोगों की जो पेमेंट है वो एक जैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आर्टिकल 39 बताता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद ही इस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस इज आर्टिकल 39A। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 41 टू 43A, राइट टू वर्क, एजुकेशन, ह्यूमन कंडीशन, लिविंग वेजेस एंड देन वर्कर पार्टिसिपेशंस। आर्टिकल 46 एंड 47 बताता है प्रमोट वीकर सेक्शंस, वेलफेयर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन हेल्थ। ये सारे आर्टिकल्स हैं, इनको आप कॉपी में मेंशन कर सकते हैं नोट सेक्शन में। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। अभी नेक्स्ट आता है गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स में क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्ट महात्मा गांधीज आइडियल्स ऑफ विलेज इकोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस। आपको पता है विलेज इकोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस की बात करते थे महात्मा गांधी जी। आर्टिकल 40 सबसे इंपॉर्टेंट, पंचायती राज। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। 43 टू 43B कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
वो आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा। 46 to 48 weaker sections, prohibition of intoxicant, cow slaughters, गांधीयन प्रिंसिपल्स। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो होंगे जो सोशलिस्टिक भी होंगे और गांधीयन में भी आएंगे, उनका एक ही वे है, वो आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा, आपको याद रखना होगा कि कौन से प्रिंसिपल गांधीयन में काउंट किए गए हैं और कौन से सोशलिस्टिक में काउंट किए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। Then there are liberal intellectual principles inspired by the Western liberalism and modern governance ideas. वेस्टर्न लिबरल को वेस्टर्न लिबरल कहे क्यों रहे हैं? बिकॉज दे आर इंस्पायर्ड, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद ऐड हुई, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे आगे चलकर कंप्लीट डिटेल में। 49 to 51 प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दोनों के वर्क को सेपरेट कर दिया। प्रमोट क्या करता है? इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आर्टिकल्स हैं, क्या कुछ नए प्रिंसिपल आउटसाइड भी हैं, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड भी हैं। ये डायरेक्टिव्स हैं। क्लेम्स ऑफ SC/ST इन सर्विस, आर्टिकल 335। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर रिप्रेजेंटेशन व्हाइल मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, आर्टिकल 350 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रमोट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशंस, प्रमोशन ऑफ हिंदी, आर्टिकल 351। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज ए यूनिफाइंग लैंग्वेज, ये भी क्या है? आउटसाइड द DPSP आर्टिकल्स, ये भी कुछ है जो DPSP के ही अंडर आते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव उसी से सिमिलर है। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऐसे भी हैं जो आउटसाइड पार्ट 4 हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप इट इन माइंड। तो क्या इसके अलावा कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो बाद में एड ऑन हुए हैं? तो ये भी तो क्वेश्चन आता है ना? तो बिल्कुल यस, देयर आर सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो बाद में एड ऑन हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया 2011 में। 97th अमेंडमेंट एक्ट से जो ऐड किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर। इसको देखते हैं जो बाद में ऐड किए गए थे। देखो, अमेंडमेंट के बाद जो चीजें आई है वो काफी सारी इस तरीके की चीजें आई हैं, जैसे आपका मिड डे मील स्कीम है, मनरेगा है, या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट बने हैं, किसी पर्टिकुलर ट्राइब या ट्राइबल सोसाइटी के प्रमोशंस के लिए बने हैं, राइट। अब हम देखते हैं व्हाट आर द सैंक्शंस बिहाइंड द DPSP। हमें पता है ये अल्टीमेटली तो नॉन जस्टिशिएबल है। अल्टीमेटली क्या है? नॉन जस्टिशिएबल। और हम नॉन जस्टिशिएबल का मतलब भी समझ गए हैं। तो अगर ये जस्टिशिएबल नहीं है तो इनके पीछे पावर कहाँ से आएगी, ताकत कहाँ से आएगी? तो इसके पीछे ताकत कहाँ से आ रही है? मोरालिटी। मोरालिटी से बड़ी तो कोई पावर नहीं है। Their underlying power or underlying force is moral, morality. They are sanctioned on the basis of the ground of morality. अगर मोरालिटी के ग्राउंड पे गवर्नमेंट चीजों को फुलफिल नहीं करेगी तो हाउ दे विल फेस द पीपल, हाउ विल दे फेस द पीपल ऑफ कंट्री। तो बेसिकली DPSP जो है वो कोई भी स्टेट लॉ बनाकर उन चीजों को इन्फोर्स करती है। तो आपको बुक में देखने को मिलेगा कि कौन कौन से DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं। वो बुक में पूरा डिटेल में आपको दिया होगा, आप किसी भी बुक से गो थ्रू हो सकते हैं। लक्ष्मीकांत अगर रेफर करेंगे तो आप लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं। आई होप बेसिक्स जो है वो आपके DPSP के क्लियर हो गए हैं।
अगर कुछ बचा हुआ होगा आप कमेंट में बताइएगा, उस टॉपिक को बिल्कुल एड्रेस किया जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी एड्रेस किया जाएगा। इसको देखने के बाद एक बार बुक को रीड करना है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ बुक रीडिंग। कभी भी कोई वीडियो सफिशिएंट नहीं होगी जो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ये हम एम्पावर हो रहे हैं बुक पढ़ने के लिए कि कुछ चीजें जो हमें समझ आ गई हैं वो हम बुक से गो थ्रू होंगे तो हमें क्लियरली समझ आएगी। अगर कोई पॉइंट फिर भी समझ नहीं आते हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस दोज पॉइंट्स इन नेक्स्ट वीडियो। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। सॉरी, इसमें एक पॉइंट छूट गया है, एक जाने से पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में मान लीजिए लड़ाई हो ही जाए, मान लीजिए ऐसे, तो देयर इज नो इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज नो इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो फंडामेंटल राइट शैल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी। अंत तक थ्योरी ऑफ लास्ट तक अगर किसी क्वेश्चन में अगर कभी भी दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो हमेशा फंडामेंटल राइट ही प्रिवेल करेगा। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। सो वी आर रेस्टिंग अवर क्लास हियर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।